नमस्कार मित्रों। हम लोग अभी कार्ल मार्क्स के जीवन, व्यक्तित्व और उनके सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। 10-10 मिनट का लगभग 6 वीडियो मैंने बना दिया है। अब चूँकि लंबा होने जा रहा है तो आज मैं यह अंतिम वीडियो, लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और विभिन्न सिद्धांतों पर बात हो चुकी है, उनके जीवन पर भी बात हो चुकी है। बस अब थोड़ी सी मैं कला पक्ष पर हल्की बात, थोड़ी बहुत बात रख करके और साहित्य में उनका क्या योगदान रहा उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। और उसके बाद फिर उनके द्वारा लिखी गई एक कविता प्रस्तुत करूंगा और फिर एक पत्र जो उन्होंने अपनी पत्नी को लिखा है, जो बहुत महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाला है। ये मैं दो चीज़ें, एक पत्र मैं पढ़ूंगा, उसमें उनकी कविता, एक पत्र पढ़ूंगा। तो आप समझिए कि कार्ल मार्क्स ने विभिन्न विषयों पर तो लिखा ही, अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में वे जो है ऐसे बीच में बहुत कुछ लिखा भी है। मेरे पास उनकी एक किताब ही है, अभी लगी है, ये मेरे पास किताब है, एंगल्स, मार्क्स एंगल्स की साहित्य से संबंधित ये किताब है। तो मैं अभी लाया ही उसे, मुझे मिला है ये कहीं से, और लेकिन मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए मैं इस पर बहुत विस्तृत बात नहीं रख सकता हूँ। लेकिन मोटा मोटी जो बातें पहले मैंने पढ़ी है और कुछ कुछ जो मैंने समझी है उस पर थोड़ी बात मैं रखूँगा कि जीवन के अंतिम क्षणों में जो है वो और साहित्य पर ही और कुछ लिखना भी चाह रहे थे, और कुछ वो लिखते भी साहित्य पर, लेकिन वो समय उनके पास नहीं रहा, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं लिख पाए। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे जो यूरोपियन जो साहित्यकार हुए उन पर उन्होंने खुलकर बातें रखी हैं अपनी। तो उन्होंने उस पर क्या बातें रखी हैं वो तो मुझे अभी स्पष्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है। बस मैं ये भारतीय संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा करूँगा। और साहित्य जो है वो कला का एक अंग है, तो कला के ऊपर जो है मार्क्स ने जो बातें कही हैं और सौंदर्य के ऊपर जो बातें मार्क्स ने कही है उस पर थोड़ी बात मैं रखना चाहूँगा। तो इसको समझ लीजिए, मार्क्स ने जो कहा कि जो कला है वह हमारे जीवन का, माने हमारी जो भौतिक समाज है ना, उस भौतिक समाज का ही कला एक प्रतिबिंब है। कला में वो चीज़ें आती हैं, वह जीवन, वही जीवन तत्व आता है। और यह जो बहस एक जो शुरू से चलती आ रही है कि कला कला के लिए है या कला जीवन के लिए है, तो मार्क्स स्वाभाविकता कहते हैं कि कला जो है केवल कला के लिए नहीं है, कला जीवन के लिए ही है। ठीक है, लेकिन कला में जो कलात्मकता है उसको वो मानते हैं कि कलात्मकता ही होनी ही चाहिए, लेकिन वह कलात्मकता किसको प्रस्तुत करने के लिए, तो जीवन को प्रस्तुत करने के लिए, जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उस कला का इस्तेमाल होना चाहिए, उस कलाकार का इस्तेमाल माने कला का होना चाहिए। और माने कला का मतलब, जैसे कला आप कई तरह का से माने एक व्यवहारिक जीवन से जीवनोपयोगी कला होता है, जैसे बढ़ईगिरी, मूर्तिकार, चित्रकार, ये सब भी एक कला के ही अंग हैं। और साहित्य भी एक कला का ही अंग है, जिसमें साहित्य में आप कहानी है, कविताएं हैं, लेख हैं, है ना, आलोचना है, उपन्यास है, बहुत सारे आत्मकथाएं हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र आप तो विकसित होते चले गए हैं, ये सब साहित्य के विषय होते हैं, साहित्य के विषय माने जाते हैं। कला का ये साहित्यिक पक्ष माने हुआ, क्षेत्र हुआ। तो इसमें कहते हैं कि मतलब सौंदर्य की चर्चा करते हैं कि एक बहुत माने कला और इस साहित्य में हम कह लीजिए कि सौंदर्य एक बहुत बड़ा माने विषय है, कि क्योंकि कला का क्षेत्र ही सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, जीवन का जो सौंदर्य है, ठीक है, उस सौंदर्य को जो है कला जो है वो प्रस्तुत करता है। इसलिए हमें अच्छा लगता है, हम कोई कविता पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो हमारा मनोरंजन ही नहीं होता है, मनोरंजन भी होता है, हमारे अंदर का सौंदर्य पक्ष विकसित होता है, और हम मानवीय मूल्यों से और भर जाते हैं। हमारे मानवीय मूल्यों का भी क्या होता है, उन्नयन होता है, हमारे मानवीय मूल्यों का भी विकास होता है उस कला में, कला से। इसलिए कला हमारे जीवन को छूता है, स्पर्श करता है। ऐसे तो कहते हैं कला जो है हमारे समाज का दर्पण होता है,
आईना होता है जिसमें हम अपने समाज का चेहरा देख सकते हैं। तो ये है, बिल्कुल सही बात है। तो कला के रूप में सौंदर्य को जो है उन्होंने इस रूप में मैंने कहा था कि जीवन सौंदर्य, मैंने इस पर एक बहस आती है कि सौंदर्य किसमें है, मैंने आत्मगत सौंदर्य होता है कि बाह्यगत सौंदर्य होता है, यानी वस्तु में सौंदर्य है कि हमारे अंदर ही सौंदर्य है। सौंदर्य के जो दो पक्ष होते हैं कि दो धाराएं भी हैं। एक भाववादी जो धारा है जो वो मानता है कि कला, ये सौंदर्य जो है वो हमारे अंदर होता है ना, आत्मगत चीज है वह। और जो भौतिकवादी होते हैं वो मानते हैं, या वो उनका मानना है कि सौंदर्य जो है वो बाह्य होता है, वस्तुगत होता है। किसी वस्तु में सौंदर्य होता है, इसलिए उस वस्तु को देख करके जो है हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमको उसमें सौंदर्य दिखता है। फूल को देख करके हम खुश होते हैं, क्योंकि तो सौंदर्य कहाँ है, फूल में है कि हमारे अंदर है? तो नहीं, वस्तु में है सौंदर्य, इसलिए हमें उसे सुंदर दिखते हैं। लेकिन हाँ, एक पक्ष हो सकता है कि जैसे आप एक ही व्यक्ति हो सकता है, एक स्त्री मुझे सुंदर दिखाई दे और किसी को सुंदर ना दिखाई दे, यह भी हो सकता है। तो ये कला के दो पक्ष माने हैं। लेकिन इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारे आत्मगत जो पक्ष कहते हैं कि आत्मगत होता है, तो आत्मगत क्या है? हमारा शरीर भी तो एक भौतिक पदार्थ है, और इस भौतिक पदार्थ में भी हमारा जो मस्तिष्क है, जिसमें फीलिंग भी है ना, भाव है, विचार है, सब कुछ है। तो हम जो देखने की क्रिया जो करते हैं इस मस्तिष्क से ही तो करते हैं। किसी को हम कोई चीज वस्तु हमको सुंदर भी लग रहा है तो वो भौतिक मानसिकता ही तो है, या जो वस्तु सुंदर है उसी हिसाब से हमारा मस्तिष्क भी जो है देखता है कि हाँ वो सुंदर है। तो हमारे अंदर जो एक माने आंतरिक जो हमारा है भाव पक्ष है, वो कहता है कि वस्तु सुंदर है, उसके साथ हमारा जो लगाव है वो उसके हम उस वस्तु के गुण कह सकते हैं। या कोई मनुष्य ही है तो कोई स्त्री ही है, तो केवल किसी को हो सकता है कोई चेहरा देख कर के उसके अंदर की सुंदरता नजर आ जाए। कोई किसी को चेहरा में बहुत ज्यादा सुंदरता नजर नहीं, उसके मन की सुंदरता, उसके अंदर दयालुता, प्रेम है ना, भाव, ये पक्ष जो है उसका ज्यादा आकर्षित करे उसको, तो वो ज्यादा सुंदर उसको दिखाई दे सकता है। तो ये हो सकता है। तो ये दो पक्ष है। हिंदी साहित्य में मैं कह दूं कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद जो है वो माना जाता है कि मार्क्स के ही जो विचार थे वो उन्हीं विचारों से वो प्रभावित है, जिसमें आपको जैसे मार्क्सवादी बहुत सारे कवि हो गए, लेखक हो गए, उसमें आपको यशपाल हो गए, आपको नागार्जुन हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, मुक्ति बोध हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे माने कवि हुए, लेखक हुए जो मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। रामविलास शर्मा जो आलोचक हुए, नामवर सिंह, ठीक है, मैनेजर पांडे, ये सब माने जाते हैं कि ये मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने उद्घाटित किया माने समाज की सच्चाई को और मार्क्सवादी नजरिए से उसको देखा, चीजों को देखा, ठीक है। तो और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बात जो कला के पक्ष माने के बारे में मार्क्स कहते हैं कि कलाकार जो आज कोई भी कलाकार जो है वो सत्ता में जो बैठा होता है उससे प्रभावित होता है, या उसके पक्ष को लिख रहा होता है, ठीक है। तो वह मजबूरी में लिख रहा होता है, लेकिन वह चाहता है कि वो उससे मुक्त हो, क्योंकि एक कलाकार बंधन में रहकर बहुत कुछ नहीं लिख सकता है। एक कलाकार को स्वतंत्रता चाहिए, तो वो स्वतंत्र होकर ही बहुत कुछ लिख सकता है। जैसे मैक्सिम गोर्की ने अपने समय में लिखा, सत्ता से लड़कर लिखा। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग जो मार्क्सवादी जो लेखक हुए उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा उन्होंने, लेकिन उसको झेला और वो लिखा उसको। तो कला की मुक्ति के बारे में कहते हैं कि जैसे मजदूर सेंस ऑफ एलिहेशन यानी अलगाव का शिकार होता है, वैसे ही साहित्यकार भी एक अलगाव का शिकार होता है, ठीक है। उसे भी ठेल दिया जाता है एक किनारे अगर आप सत्ता के विपक्ष में लिख रहे होते हैं। तो मार्क्स जो है वो इसके खिलाफ बातें जो है वो कहते हैं कि माने इस कला की जो मुक्ति होगी, जैसे समाज की मुक्ति है, समाज की मुक्ति के साथ कला की भी मुक्ति होगी। इसलिए आप मुक्ति बोध की एक कविता है अंधेरे में,
उस अंधेरे में, या ब्रह्म राक्षस, ये दो ऐसी कविताएं हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो मुक्ति की बात करते हैं। मुक्ति की छटपटाहट है एक मनुष्य के अंदर, लेकिन वह मुक्ति अकेले में नहीं हो सकती है, वह मुक्ति सामूहिक हुई हो सकती है। अलगाव का शिकार जैसे वह अंधेरे में का जो एक नायक है वह है, या ब्रह्म राक्षस का जो नायक है वह है, अलगाव का शिकार है वह। तो वह केवल वो नायक नहीं है, बल्कि प्रत्येक मनुष्य, हमारे समाज का एक मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य जो है, कह लीजिए कि वह अलगाव का शिकार है। तो इस अलगाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में जो है मार्क्स जो है वो बताते हैं और कहते हैं कि कला की भी मुक्ति समाज की मुक्ति के साथ ही हो सकती है। एक कलाकार भी जो है समाज के साथ ही मुक्त हो सकता है। ये जो है मार्क्स इस बात को इंगित करते हैं उसमें, ठीक है। उसके एक करते हैं, उन्हें क्या लिखते हैं कि इसलिए कला की मुक्ति कला में नहीं बल्कि उन सामाजिक आर्थिक संबंधों के रूपांतरण में निहित है जो पूंजीवादी माल उत्पादन के सामान्य नियम के अधीन करके कलाकृति का अवमूल्यन होने देते हैं। पूंजीवादी जो उत्पादन संबंध है, उस उत्पादन संबंध के साथ कलाकृति भी बंधी हुई है। कला भी आज क्या है, बाजारू माल बन चुका है। बाजार में खरीद बिक्री होती है, बाजार में वही चीज बिकती है जो मतलब ग्लैमर होता है। आज देख लीजिए, जो फिल्म भी एक कला का ही माध्यम है, लेकिन उसकी क्या दुर्गति, फिल्म के माध्यम से हम सोसाइटी का बहुत निर्माण कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं समाज में। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्या दुर्गति हो रही फिल्मों का। फिल्म किस लिए, सत्ता के पक्ष में कैसे बनाए जाते हैं, उनके खिलाफ बहुत कम फिल्में बन रही हैं। समाज से जुड़ी हुई बहुत कम है। स्त्री को कैसे एक माल की तरह प्रस्तुत किया जाता है, एक मनुष्य की तरह उसको नहीं दिखाया जाता, उसकी बराबरी की बात उतनी नहीं आती है। तो ये चीज जो है हमको देखने को मिलता है। तो कला की भी मुक्ति कब होगी, जब इन सामाजिक उत्पादन संबंधों में बदलाव आएगा। तो ये मार्क्स का जो है हम कह सकते हैं कि कला के बारे में यह सोच है उनके बारे में। तो ये हम अभी पढ़े नहीं है, इस पर पढ़ेंगे तो इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और अभी जो मैंने कहा कि उनका एक पत्र पढ़ना है और एक कविता पढ़नी है, मैं चूँकि 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, 12 मिनट हो गया, इसलिए मैं अगले वीडियो में, जस्ट अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताता हूँ, उसके बाद समाप्त करूँगा। ओके।